नमस्कार जी, स्वागत है आपका। 9:30 बज चुके हैं रात के। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं पंजाब के टीवी पर दिन भर की बड़ी खबरें लेकर। आज क्या क्या हुआ इसकी चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और बाकी लोग भी जुड़ गए हैं। जो जो लोग जुड़ेंगे कमेंट करते रहेंगे उनका नाम ले लिए जा सकते हैं, क्योंकि कमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो ये पता नहीं चल पाता कौन है कौन नहीं। सनी ठाकुर जी स्वागत है। विकास शर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शैलेंद्र मोहन जी नमस्कार। तो दिन भर की खबरों की आज चर्चा करेंगे। ओमिक्रॉन का मामला क्या है, क्या नहीं है, कहां तक चीजें पहुंची हैं। घनश्याम जी आपका भी स्वागत है। अनिल सोनी जी आपको भी नमस्ते। ऋचा राठौर जी गुड इवनिंग। मुनीश शर्मा जी नमस्कार। मेरी आवाज सब तक आ रही है, नहीं आ रही है जी? सोम जी, विनय ग्रेवाल जी, सुशील दीवान जी, हरा ठाकुर जी, देशराज जी नमस्ते। विनोद शर्मा जी, विजय कुमार चौधरी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है, नहीं आ रही? सबसे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूं, क्योंकि माइक मैंने चेंज किया। अभिषेक प्राशर जी, विनोद ठाकुर जी, अनिल कुमार जी, राजीव जी हेलो हाउ आर यू, राजीव लाल जी, इम्तियाज अंसार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। विकी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लगे रहेंगे। संजीव कुमार जी, आशा सोपा जी, जिनेश जी, अनिल कपूर जी, जानकी मिल्कानी जी, रवि शर्मा जी, थोड़ा देर लगती है, जल्दी आ जाया करेंगे। कपिल जी नमस्ते। डीसी राणा जी नमस्ते। जिदी टिंका पंडित जी, ठाकुर जी, अनिल कपूर जी, आवाज सही आ रही, थैंक यू वेरी मच। गुलेरिया जी नमस्ते। हर्ष जी, जिदी टिंका जी, अमित बंटी जी, जो ये पालमपुर की बात करेंगे जी, करेंगे। मदन पटेल जी नमस्ते। विजय कुमार जी नमस्ते। घनश्याम शर्मा जी नमस्ते। अजय डोगरा जी नमस्ते। जो 817 वालों के बहुत से कल मैसेज आए, मैं अभिभूत हूं उससे। दिन में भी आए थे, रात को भी थैंक यू के मैसेज रात के 1 बजे तक बजते रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। लेकिन हमारे पास अगर आप मुद्दा पहुंचाएंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है उसको उठाना, इसलिए हमने उस मुद्दे को उठाया। और आज जिन हम खबरों की बात करेंगे उनमें भी कुछ इस तरह के मुद्दे रहेंगे। JOIT में बहुत पेच है, एक नहीं कई पेच है। कल 200 और पोस्टें निकाली गई है, लेकिन ये सिर्फ 817 वालों के साथ इस तरह का खेल नहीं है, और भी हो रहे हैं। इससे पहले भी पोस्टें निकली थी कृषि विश्वविद्यालय, जो चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का, वहां थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। पुलिस वालों की आवाज दबाने की अब कोशिश हो रही है, लेकिन हम उनकी आवाज बनकर अभी भी खड़े रहेंगे। क्या कोशिश हो रही है, क्या चीजें करी गई हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। उधर दृष्टिहीन संघ और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ, ये जिसमें एएनएम्स हैं, वो 6000 कैंडिडेट हैं, वो भी सामने आ गई हैं, उनकी भी आवाज उठाएंगे। और आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक जो थी मुख्यमंत्री के साथ, उसमें क्या क्या हुआ है, आंगनबाड़ी वालों का क्या हुआ, बाकियों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस करुणा मुल्क वालों का क्या हुआ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि देश में जो 2 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए थे, उनमें से एक भाग गया है, और सरकार को पता नहीं है कि कहां भाग्य कहां नहीं। इनको कर्नाटक के एक होटल में रखा है। 66 साल का एक विदेशी नागरिक, जो दक्षिण अफ्रीका का नागरिक था, 25 तारीख के आसपास से इसके आने की सूचना थी। इसका फिर बाहर टेस्ट हुआ, इसमें उसको पॉजिटिव पाया गया। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा तो इसका पता चला कि ये जीनोम सिक्वेंसिंग में पता चला कि इसको ओमिक्रॉन के वेरिएंट से पीरियड पाया गया। और फिर इसके साथ कुछ लोग जो संपर्क में आए थे वो भी पॉजिटिव पाए गए, हालांकि उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग का नतीजा भी नहीं आया। लेकिन इसी बीच बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जनाब किसी प्राइवेट लैब से पैसे देकर, संभवतः क्योंकि ऐसा ही होगा, अपनी नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भाग गए हैं। अब देश से बाहर भाग गए हैं, कहां हैं कहां नहीं ये कोई पता नहीं है। संभवतः देश से बाहर भाग गए, ऐसा माना जा रहा है कि दुबई की इन्होंने फ्लाइट पकड़ी है। लेकिन इतना चीजें कैसे हो गई, इसका मतलब हमारा जो तंत्र है इस मामले में वो फेल हुआ है। और पिछली बार भी हुआ था, आपको पता है कि किस तरह से चेकिंग होती है वहां पे एयरपोर्ट्स पे, और उसी का नतीजा ये था कि यहां हड़कंप मचा था। इस बार ऐसा ना हो, लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? आपका चिन्हित रोगी भाग गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अभी कोई तीसरा रोगी नहीं आया है, जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि कोई और रोगी भी सामने आया हो। लेकिन जो 2 सामने आए उनमें से एक भाग गया, और 1200 के आसपास लोग आए, उनमें से 600 का पता ही नहीं कहां नहीं है। ये पिछले कुछ दिनों विदेश से आए हैं, दक्षिण अफ्रीकी देश या दूसरे जो चिन्हित देश है जहां से आने पर जो है खास हमको एहतियात रखनी, वहां से आए हैं, तो इनका पता नहीं है। तो ये पूरा मामला था जी आज इसका। और अभी एक और बड़ी सूचना ये है कि दिल्ली जा रहे हैं कल मुख्यमंत्री महोदय। क्या बड़ा होगा क्या नहीं होगा इसकी चर्चा सुबह करेंगे, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो जगत प्रकाश नड्डा को लिवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो कार्यक्रम है एम्स वाला 5 तारीख को, उसके लिए उनको लिवाने जा रहे हैं। और उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी होंगे। लेकिन अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो 5500 के आसपास लोग हैं जो
चाहते हैं कि उनका जो पे बैंड वाला मसला है उसको हल किया जाए, उनकी आवाज दबाने का आधिकारिक प्रयास शुरू हो गया है। आधिकारिक, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे थे, पहले हो रहे थे, लेकिन आधिकारिक प्रयास शुरू हो गया है। और ये प्रयास क्या है? ये प्रयास ये है कि माननीय पुलिस प्रमुख डीजीपी साहब संजय कुंडू जी की एक चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी में उन्होंने अपने विभाग में लिखी है, विभाग अधिकारियों को लिखी है, जिन जिन के अधीन कांस्टेबल्स हैं, ऑल यूनिट हेड्स को उन्होंने लिखा है कि वे कांस्टेबल्स को अनुशासन में रहना सिखाएं और सुनिश्चित करें। 3 पॉइंटर इसके हैं कि उनकी जो डिमांड है, पहला उन्होंने कहा है कि उनकी जो डिमांड है वो पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू जाए, ये उसमें लिखा है। और कोई भी मेमोरेंडम जो है, जो उनका जो जाना है वो पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू जाए और इस तरह से न जाए जैसे पिछले दिनों हुआ। और लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा है टू रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी सोशल कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, एनी कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया पे वो कमेंट ना करें। तीसरा मामला है कि उनका मेस में खाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए। मेस लगातार बंद चल रही है, बंद नहीं है तो खुली है, लेकिन वहां कोई खाना नहीं खा रहा, खाने के पैसे वो कटवा रहे हैं, लेकिन बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने अनशन कर रखा है, कोई अनशन नहीं कर रखा उन्होंने, लेकिन वो विरोध स्वरूप मेस में भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो कहा गया कि उनको बस में भोजन खिलवाया जाए। अब जनाब जबरदस्ती खिलवा दिया जाए, जबरदस्ती खिलवा दिया जाए अगर कोई नहीं भी खाना चाहता है, इसका तो मतलब यही है ना। जब आदेश हो गया लिखित रूप में है और ये कह रहे कि गो अबाउट देयर रूटीन इन नॉर्मल मैनर एंड कंज्यूम देयर मील्स इन द मैस, ये इंश्योर किया जाए कि उनका रूटीन नॉर्मल है, वो कंज्यूम जो मैस में भोजन है वो ग्रहण कर रहे हैं, ये इंश्योर किया जाए। तो कैसे किया जाए? पकड़ पकड़ के खिलाया जाए, पकड़ पकड़ के खिलाया जाए। ये फर्क है। ये फर्क तब आता है जब एक अफसर की तरह सोचता है, वो एक आम कर्मचारी की तरह नहीं सोचता है। हम माफी चाहेंगे माननीय पुलिस प्रमुख से, हमारे अच्छे मित्र हैं, अच्छे बहुत बढ़िया अफसर है वो। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश इज लकी टू हैव सच अ डीजीपी, लेकिन यहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कहा गया है, पहला जो मुद्दा है, एक और 3 मुद्दे हैं ये, इन पे आ जाते हैं, फिर आएंगे जीओआईटी पे। दूसरे एक जो 3 मुद्दों में से पहला है, उसमें लिखा गया है कि उनको अपनी जो भी मांग रखनी है वो पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू रखी जाए। जनाब आज तक तो ऐसा ही हो रहा था, और अगर नहीं हो रहा था तो पुलिस हेडक्वार्टर क्यों सोया हुआ था इस नींद पे? और इन्होंने ऐसा कोई प्रदर्शन वहां नहीं किया मुख्यमंत्री के आवास में। पता लगा होगा तो जिज्ञासावश, सबको लगता है ना कि हमारा भी हक है तो हमको मिलना चाहिए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई नारेबाजी नहीं हुई, चुपचाप ये लोग गए थे। 100-150 होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन क्या उन्होंने कोई वहां अनुशासनहीनता करी? शायद नहीं। लेकिन अगर वहां जाना अनुशासनहीनता है और न्याय की उम्मीद में कहीं जाना अनुशासनहीनता है तो ये अपने आप में दिलचस्प है। फोर्स के नियम अपनी जगह है, ये समझ में आ रहा है, उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो बच्चे हैं। जब उनको लगा कि कहीं से भी उनके पक्ष में कोई पत्ता नहीं हिल रहा है तो क्यों ना पेड़ से ही गुहार लगाई जाए कि जनाब आप भी हमारे हिस्से के पत्ते हिला दो और हम पर भी राहत बरसा दो। इसके लिए हो गए। अब उनका कोई संघ नहीं है तो ना कोई प्रतिनिधि चाहता, कोई नेता नहीं है। अब जो बाई चांस गए भी होंगे अंदर बात करने, वो नेता बनाने के नाम पे टारगेट होंगे। यही होता है, यही होता है। ये अंदर की बातें सब जानते हैं, कहता कोई नहीं है। तो ये किस तरह से होगा? क्योंकि अगर अब कह रहे हैं आप कि अपनी मांगों को पुलिस हेडक्वार्टर के थ्रू भेजिए, आपके पुलिस में वेलफेयर ऑफिसर बैठते हैं अपने, उन्होंने आज तक ये क्यों संज्ञान नहीं लिया? कितनी बार गया ये इस चीज को भी जारी किया जाना चाहिए। ये जो चिट्ठी जारी उसके साथ ये भी जारी होना चाहिए था कि इससे पहले हमने इनका मामला इतनी बार उठाया है, जब उठाया नहीं तो इन्होंने तो कुछ ना कुछ करना ही था। अब इनको जो सूझा, जो इनको ठीक लगा, वो उन्होंने सौम्य भाव से किया, लेकिन ऑर्डर आ गया जी। और दूसरा, टू रेफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर क्या किसी पुलिस कांस्टेबल ने इस तरह का कमेंट किया है? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। हमारी नजर में तो बिल्कुल नहीं है। हमारी नजर में तो ये मामला भी तभी आया था जब कुछ वो लोग वहां पे गए थे। तो ये जो है एक तरह से उनको कसने की कोशिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, और ये मामला लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसमें एक जो प्ली ली जा रही है कि आप लोग कोर्ट में गए थे और वहां से केस हार गए। लेकिन जनाब, क्या कोई पहली बार कोर्ट में केस हारा है? और क्या अगर एक जगह कोर्ट में कोई केस हार जाता है तो उसको कहीं और न्याय नहीं मिलता? ये जो नियम बनाए थे, जो नियमों का घालमेल था, आपने समझ लिया ना उसको। 2013 में कुछ थे, 2015 में कुछ और हो गए। अब नियमों का घालमेल सरकारी अफसरों ने ऊपर बैठाया, उन्हीं अफसरों ने जिनमें से जिसी लेवल के अफसर जो है ये कह रहे हैं कि अब आप हमारे थ्रू भेजिए। वहां आईएएस बैठे होंगे, यहां आईपीएस बैठे हैं। अफसर और मातहत, ये फर्क जो है नहीं मिटता अगर इस तरह से कल में
चलाई जाएंगी। सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाएगा तो ये रहता है। तो चलिए, वो जो नियम बन गए तो क्या उनको बदला नहीं जा सकता? क्या प्रदेश में पहली बार किसी विभाग में नियम बदलेंगे? और ये तो बड़ा दिलचस्प नियम है, नौकरी आपकी रेगुलर है, पैसे आपको अनुबंध के बराबर मिलेंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प नियम है। और अब ये और हास्यास्पद हो गया है कि जो दूसरे डिपार्टमेंटों में अनुबंध पे लगेगा वो 2 साल में रेगुलर हो जाएगा, और जो पुलिस डिपार्टमेंट में रेगुलर लगेगा उसको 13 साल के बाद जो है रेगुलर के बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप सोचिए, माफ कीजिए, 8 साल के बाद लगेंगे, 8 साल के बाद उसको रेगुलर बेनिफिट मिले। अब आप सोचिए कि मान लीजिए बड़ी कम तनख्वाह उनको नहीं मिलती है अनुबंध वालों की तरह, बाकियों की तरह 10 या 12 हजार नहीं मिलते, उनको 20-25 हजार मिलते हैं, लेकिन आधी भी मिलती है, तो आधी तो कट गई। अब 8 साल में जिस आदमी के 20-25 लाख कट गए, उसने क्या कमाया? इन चीजों को सोचना चाहिए। ठीक है, वो उन्होंने एक डीजीपी की तरह जो है आदेश निकाला है, ये उनका सोचना है। हमारा सोचना है कि इस आदेश को नहीं भी निकाला जाता और बैठ के वहां बात कर दी जाती तो भी था। माननीय पुलिस प्रमुख तीनों बार नहीं आए। पहले दिन आए थे वो, जब मुख्यमंत्री के आवास पे बाबरती कुछ कांस्टेबल पहुंचे थे, तो माननीय जो डीजीपी साहब है उनको तो तभी पहुंच जाना चाहिए था। हो सकता है शहर में ना हो, इसलिए नहीं पहुंचे हो। अगले दिन जब ये कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप आइए और फाइनेंस सेक्रेटरी की जो एसीएस फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे मिलिए, आप 2-3 प्रतिनिधि लाइए, तब जाना चाहिए था, तब भी नहीं गए और मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि अफसर नहीं चाहते थे कि मीटिंग हो। उसके बाद तीसरा दिन, उसके बाद चौथा दिन, और फिर मुख्यमंत्री को भी शायद इस तरह से फीडबैक दिया गया कि उनका भी पहली 4 मिनट की बाइट में शुरू में उन्होंने बोला कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने वो शांतिपूर्वक आया और मैं उसको सामान्य रूप से लेता हूं। लेकिन उसी में एंड में जाते जाते उनसे ये बुलवा लिया गया कि हाँ थोड़ा सा मुझको बुरा लगा, और बस हिंट मिल गया साहब लोगों को चिट्ठी लिखने का। पहले कोई चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी लिखने से पहले बेहतर होता कि साहब लोगों ने चिट्ठी लिखी होती कांस्टेबल्स के पक्ष में कि जनाब इसमें बाकी इसमें विसंगतियां हैं और उन विसंगतियों को दूर करना है, उनको दूर कर दीजिए। कोर्ट में भी वो केस इसलिए आ रहे कि विसंगति है, कोर्ट ने तो देखना होता है ना कि रिटर्न में क्या रहा है, आपके जो नियम है भर्ती के क्या है, उन नियमों में तो लिखा हुआ था कि ठीक है ये है तो जी उन्हीं के तहत भर्ती हुई है तो आपको नहीं दिया जा सकता, ये मामला है। कोर्ट तो तथ्य देखेगा ना, तो आप उन नियमों को चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकियों के लिए भी कर रहे हैं, बाकियों के लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, बाकियों के लिए भी आप जो है रिव्यू पिटीशन दे रहे हैं, तो इनके लिए भी कर दीजिए जी। ये है। अब बात JOIT की कर लेते हैं जी, JOIT की बात कर लेते हैं। JOIT का मामला जो है एक और हमारे सामने में आया है, हमारे ध्यान में दिलाया है। ये मामला जो है एक तो चला हुआ है 447, 556, 817 वाला, उसमें अभी क्या होता है क्या नहीं ये देखना होगा। अभी 8 तारीख को उसकी हियरिंग है, तो उसके बाद ये मामला देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। लेकिन एक चौधरी श्रवण कुमार विश्वविद्यालय में भी इस तरह का एक बड़ा पेज सामने आया है। वहां भी विभिन्न पदों के लिए जो है आवेदन मांगे गए थे। ये एडवर्टीजमेंट नंबर वाइड 02 यानी फरवरी 2020 में ये एडवर्टीजमेंट हुई थी, और ये 72 पोस्टों के लिए क्लर्क एंड JOIT की पोस्टें थी, और इनके लिए अक्टूबर 20 तक आवेदन मांगे गए थे। उसके बाद लिखित परीक्षा हुई, मार्च से जुलाई माह के बीच ये परीक्षा हुई अलग अलग चरणों में। लेकिन 6 माह हो गए जी, इसका भी नतीजा नहीं आया। 6 माह हो गए, इसका नतीजा नहीं आया। 200 पोस्टें और निकाल दिए, फिर उनके भी टेस्ट ले लो और लटका के रखो सबको। आएगा रिजल्ट, आएगा आने वाला, लेकिन कब आएगा? का वर्षा जब कृषि सुखाने। तो ये बीरबल की खिचड़ियां नहीं पकनी चाहिए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो JOIT वाली भर्ती हो, चाहे वो JBT का मामला हो, बीरबल की खिचड़ियां नहीं पकनी चाहिए। साफ मामला कीजिए ना। हमारे पास अभी 400 ही पोस्टों को देने के लिए पैसा है, तो 400 निकालो और 400 की भर्तियां ओके करके बात खत्म करो। लटकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए, अन्यथा वही बात आती है ना कि देखिए अंततः ये कौन लोग हैं? ये हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं, हिमाचल प्रदेश के वोटर हैं, और वोटर फिर बड़ी बड़ी सरकारों को लटका देता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जैसे को तैसा ही होता है, जो लटकाएगा फिर उसको लटका देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम जो है वो जा रहा है सरकार के लिए, और चुनाव नजदीक आ रहा है। ऐसी स्थिति में इन चीजों को देखना होगा जी। और आज जो है अदरवाइज भुगतना पड़ता है, जिस तरह से आज कंगना रनौत को भी भुगतना पड़ गया। वो मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी, सिख बंधुओं को और किसानों को पता चल गया कि वो आ रही है, और कीर्तपुर के पास उनका जत्था, उनका जो कारकेड था वो रोक लिया गया। हालांकि सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन काफी देर तक उनके साथ जो है किसानों की और महिलाएं भी जिसमें शामिल थी और सिख समुदाय के भी लोग थे, उनमें काफी देर तक बहस मुबाहिसा
होता रहा, क्योंकि कंगना रनौत ने पिछले दिनों जो अलग अलग बयान दिए थे, खासतौर से जिस तरह किसान आंदोलनकारियों को वो लगातार आतंकवादी कह रही थी, उनका ट्विटर हैंडल तक ब्लॉक हो गया था उसके बाद, लेकिन फिर उन्होंने इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है अपना ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसमें लिखा, और पिछले दिनों तो उन्होंने इनको जो है इससे 2 कदम आगे जाते हुए इस तरह की टिप्पणी कर दी जिसका भावार्थ यह ले गया कि वो सिखों को ही आतंकवादी कह रही हैं। जाहिर है जब इस तरह की कोई बात कही गई होगी, इसी भाव से कही गई होगी या नहीं भी कही गई होगी, लेकिन उसका अधिकांश लोगों ने यह भाव लिया, तो कहीं ना कहीं उस बात में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी कहने में। तो आज उनको घेरा गया जी वो, और पुलिस का फिर जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने किसी दूसरे रूट को भी अपना आजमाने की कोशिश की, वहां भी लोग आ गए। तो ये कंगना रनौत को आज जो है जो 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 चल रहा था इतने दिनों से वो भुगतना पड़ा, क्योंकि कभी गांधी जी पे टिप्पणी कर रही थी, कभी नेताजी सुभाष पे बहुत टिप्पणी कर रही थी। तो नेताजी सुभाष की जो भतीजी थी उन्होंने भी उनको भटकारा था कि आपको इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, और फिर वो उन्होंने वीडियो शेयर किया कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, फलां हुआ, ढिमका हुआ, जो भी हुआ। लेकिन ना तो कंगना के साथ बदतमीजी होनी चाहिए थी, ना ही कंगना को कोई ऐसा बयान देना चाहिए था कि दूसरों को लगे कि हमारे साथ बदतमीजी होगी, क्योंकि ये रेसिप्रोकल मामला है, यहीं के यहीं पर कष्ट स्नेह, इसमें नहीं तनिक संदेह। तो आप या मैं किसी के लिए गलत बात करूंगा तो मुझे भी उसके लिए फिर तैयार होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला किस तरह से रिएक्ट करेगा ये मुझे नहीं मालूम है। आप मेरे लिए कुछ बात कह देंगे, अगर वो बात मुझे नागवार गुजरेगी तो फिर मैंने कैसे रिएक्ट करना ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो आपने सिख भाइयों के लिए, किसानों के लिए कुछ ऐसी बात कह दी तो जाहिर है कि फिर रिएक्शन आपके हाथ में नहीं था, आपने अपना एक्शन कर दिया, रिएक्शन उनके हाथ में, तो वो रिएक्शन हुआ है। और ख्याल रखना चाहिए सिख समुदाय हमारा वो समुदाय है जिसकी बदौलत जहां जहां वो होते हैं वहां किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। जहां जहां वो होते हैं वहां किसी को भूखा नहीं सोने देते हैं। आपने कोविड काल में देखा होगा ऑक्सीजन तक के लंगर लगाए, आपने पहली बार सुने होंगे ऑक्सीजन के लंगर, खाने के लंगर सुने होंगे आपने, ऑक्सीजन के, दवाइयों के, सबसे बड़ा जो है हॉस्पिटल बना दिया रातों रात उन्होंने दिल्ली में। ऐसी स्थिति में किसी भी बयान को जनरलाइज करके नहीं देना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, ये उनको समझना होगा कंगना जी को। तो माननीय कंगना जी समझ जाएंगी शायद उसके बाद, और अगर नहीं समझेंगी तो फिर क्या कर सकते, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मुख्यमंत्री के साथ आज भारतीय मजदूर संघ की बैठक हुई और लंबे समय तक ये बैठक चली। इसमें भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। हालांकि कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं आई है, लेकिन जो नेता थे उनका कहना है कि आंगनबाड़ी वालों के प्रमोशन का कोटा जो है 80 से 90% करने पर सहमति बन गई है। पीस मिल वर्करों को, जिनकी आजकल HRTC वालों की हड़ताल भी चल रही है, उनको अनुबंध पर लाने की सैद्धांतिक सहमति हो गई है। करुणा मूलक में भी सभी कैटेगरी के पदों पर तैनाती पर विचार करने की बात हुई है और आशा वर्कर्स पर स्टडी के बाद निर्णय लेने की बात हुई है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी विभाग में जूनियर टीम एड के लिए क्राइटेरिया 5 से 3 साल घटाने पर भी सहमति हुई है और कुल 38 एजेंडा थे। लेकिन मजेदार बात है कि ये सिर्फ जो है ये एक पक्ष है मजदूर संघ के नेताओं का, दूसरा पक्ष जो है सरकार की ओर से ऐसा नहीं है। हमारी जो सूचना सरकार ने कहा है कि आप जरा 1 महीने तक अपनी सारी चीजों को खंगाल लीजिए और उसके बाद फिर से बैठते हैं। तो ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से JCC की बैठक के बाद बहुत से बाकी लोगों के जिस मामले सामने आए, चाहे वो BMS वाले ही हैं, देखिए तो इन्होंने वहां पे प्रदर्शन भी किया। उसके बाद आज इनकी मीटिंग, उस दिन भी मीटिंग हुई थी, उन पे केस भी हो गए थे। टीचर्स आए हैं, टीचर्स की मीटिंग होनी थी वो कैंसिल हो गई है। उधर पुलिस वालों की प्रॉब्लम चली हुई है, उनका मामला नहीं हुआ। SMC वाले हैं, बाकी लोग हैं। तो फिर JCC में हुआ क्या, 2-4 चीजों को छोड़ के, इसका मतलब बाकी चीजों पर ढंग से काम नहीं हुआ जी, बाकी चीजों पे ढंग से काम नहीं हुआ। और ढंग से जब काम नहीं होता तो प्रॉब्लम होती है जी, प्रॉब्लम होती है तभी। तो ये मामला था आज उनका JOIT के पेज की बात करी हमने, कंगना के की बात करी कि किसानों को कोप का शिकार हुई है, पुलिस वालों की बात करी कि किस तरह उनको DGP साहब ने चिट्ठी लिखी है, ओमिक्रॉन की बात करी। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी और खबरों की जो आज की अहम खबरें हैं जी। अहम खबरों, आज सिंगल विंडो की भी मीटिंग थी और उसमें यह तय हुआ है कि जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में 1376 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इसके लिए 19 नए और पुराने जो हैं उन प्रस्तावों को, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को स्वीकृति दी गई है। और 20वीं बैठक थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई है और नए उद्यम स्थापित करने और वर्तमान इकाइयों के एक्सटेंशन विस्तार के लिए 19 प्रस्ताव आए थे और 1376.93 करोड़, मान के चलिए 1370 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इसमें 2266 व्यक्तियों के लिए रोजगार प्राप्त होगा। तो ठीक है, रोजगार जिसको मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन रोजगार के नाम पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि JOIT 817 वालों को लटका दो,
JOIT की जो चौधरी सरवण कुमारी वाला मामला है, वो बस वो परीक्षा ले लिया, बैठे रहो, कब अगला काम होता है। 817 वाला मामला जो है जल्दी स्टे क्रिएट करा के इनकी जो बाकी टाइपिंग वाला मामला बचा वो करवा लेना चाहिए। हालांकि उसमें भी देखिए अब ग्रजेज आ रहे हैं कि जो जो बच गए हैं उनको टाइपिंग सीखने के लिए, उनकी टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए उनको समय ज्यादा मिल गया। तो ये चीजें आएंगी, एक कदम चलेगा गलत, आप एक जो राह शौक में एक कदम आपका गलत हो जाएगा ना, तो ताम और मंजिल को ढूंढते रह जाएंगे। ये दिक्कत होगी ही होगी, इसलिए इन दिक्कतों को सुलझाना होगा। और दूसरा, आज एक सुबह सुबह तड़के 3 बजे चंबा के गांव पर JNK पुलिस ने धावा बोल दिया। JNK पुलिस ने धावा बोल दिया और 35 के आसपास वहां के पुलिस पर्सनल थे, कुछ सिविलियन भी थे साथ में। ये ट्रक में और बस व्हीकल्स में भर के आए थे और इन्होंने एक जलाड़ी गांव है, लंगेरा के पास पड़ता है, तीसा के किहार थाने के अंतर्गत, तो वहां पे जब आके तलाशी अभियान शुरू कर दिए। तलाशी अभियान इसलिए किया क्योंकि सीमा पार के किसी गांव की एक लड़की गायब हो गई है। अब तय नहीं है कि किसके साथ आई किसके साथ नहीं, ये भी पता नहीं चला, क्योंकि उस गांव में निकली या नहीं निकली इसकी भी कोई सूचना नहीं है। लेकिन हो सकता है उस गांव के लड़के के साथ ही भाग कर आई हो। लेकिन असली समस्या यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और स्थानीय पुलिस को विश्वास में लिए बगैर उन्होंने अपने स्तर पर सीधे गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पूरे गांव में घेराबंदी कर दी। ना सिर्फ घेराबंदी करी, जब लोग परेशान हुए सुबह सुबह और उन्होंने कोई पूछताछ करनी शुरू करी, उनसे सवाल जवाब हुए, तो मामला बढ़ गया और फिर वहां आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बड़ी दिलचस्प बात है। तो माननीय DGP साहब को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए, इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, और उन JNK के पुलिस वालों को पकड़ के रखना चाहिए। खाना पूर्ति के लिए उनका मेडिकल हो रहा था कि जिन लोगों ने कहा कि इन्होंने शराब पी, इसलिए उनका मेडिकल करके ला रहा है, लेकिन असली मामला तो यह था कि उन्होंने कैसे आंसू गैस का प्रयोग कर लिया वहां पे आके, कैसे उन्होंने बल प्रयोग किया वहां पे आके। ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। तो ये सारी चीजें थी इस तरह की, और ये जो है अलग अलग मामले हैं। तो अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस वालों को DGP साहब ने चिट्ठी लिखी है। 3 उसमें पॉइंट रखे गए हैं। एक तो ये रखा गया है कि आपने अपनी जो भी मांग उठानी है आप हेडक्वार्टर के थ्रू अपना मेमोरेंडम सरकार को दीजिए। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे कोई कमेंट नहीं करेगा। तीसरी बात यह है कि जो भी यूनिट हेड्स हैं वो ये भी सुनिश्चित करेंगे कि मेस में तमाम लोग रेगुलर खाना खाएं। ठीक है जी। पुलिस के जितने जवान हैं 5500 जो न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपना एक मेमोरेंडम बना के आपके थ्रू देंगे। जाने तो पहले भी चाहिए थे, नहीं गए। कमेंट वो नहीं कर रहे हैं, खाना आप उनको कैसे जबरदस्ती खिलाते हैं ये भी देखना होगा जी, है जी। तो ये देखना होगा। और आज एक और खबर मेरी छूट गई है। ANM संघ है, जिन जैसे JBT वाले हैं ना जी, उनकी प्रॉब्लम चली हुई कि BEd वालों को आपने लेना शुरू कर दिया हमारे यहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे। तो इनकी भी ANM संघ की भी यही प्रॉब्लम है। ये आज मुख्यमंत्री से मिली हैं इनके कुछ प्रतिनिधि, और उन्होंने वहां मांग करी है कि हमारे हिस्से की जो पोस्टें हैं वो हमें ही दी जाए, उसमें GNM को या BSc नर्सिंग को या MSc नर्सिंग को ना लिया जाए। हो ये रहा है कि ज्यादा शिक्षा वाले लोग आते हैं और हमारे पदों पर कब्जा करके चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप हमारी इस मांग को देखिए, अन्यथा हमारे पास भी फिर वही चारा है कि हम लोग अनशन करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन आज दृष्टिहीन संघ ने भी किया जी। उनका भी 1% कोटे का और बाकी चीजों की मांगों का मामला बड़े लंबे समय से अटका रहा है। वो चाहते हैं कि 1% का जो बैकलॉग है दृष्टिहीनों को किया जाए, और उसमें भी जो है कई बार लो विजन वालों को उनकी नौकरी दी जाती, वो नहीं होनी चाहिए। जहां जहां इन लोगों को नौकरी मिली है वहां वहां इनके अनुकूल माहौल होना चाहिए, और उस लिहाज से इनको जो है जो बाकी इनकी और लंबी चौड़ी मांगे हैं इनकी, इनका सबसे लंबा एजिटेशन हुआ है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, सबसे लंबा एजिटेशन हुआ है। शोभू राम जी मेरे मित्र थे, मित्र उसी दौरान बने थे उनकी अगुवाई में, और अभी अगर ये फिर से आए हैं तो आप देखिए कि ये भी नीडी होंगे। जो लोग किसी के सहारे के बिना चल नहीं सकते, अगर वो आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये किसी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर शर्म का विषय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो चिंता का विषय होना चाहिए। चिंताएं सब जगह है जी, और अगर सब जगह चिंता होगी तो फिर कोई निश्चिंत होकर भी नहीं बैठ पाएगा, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो। इसलिए चिंताओं का निवारण जरूरी है। आम जनता की चिंताएं दूर होंगी तो शासन प्रशासन की चिंताएं भी कम हो जाएंगी या दूर हो जाएंगी, वो भी चिंता मुक्त हो जाएंगे, सभी चिंता मुक्त हो। और कोविड की लेकिन आप चिंता जरूर कीजिए कोविड को लेकर, क्योंकि नया वेरिएंट आया है, उसको लेकर अभी कोई ज्यादा आइडिया जो है हमारे चिकित्सा विशेषज्ञों को नहीं है। कोविड को लेकर तो वैसे ही आइडिया नहीं है, 1 साल में छोटी मोटी चीजें जो सीखी हैं वो सीखी हैं, लेकिन नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है।
25 तारीख को आया था ये, और अब तक जो है ये 34 देशों में चला गया। डेली 4-5 देशों में पहुंच जाता है। भारत में भी पहुंच चुका है, ना करते यहाँ पे पहुंच चुका है। और जो जनाब पाए गए थे पॉजिटिव ओमिक्रॉन से, वो भाग गए, उनका पता नहीं कहाँ है, दुबई गए हैं या वहीं भारत में घूम रहे हैं, कहाँ गए कहाँ नहीं। तो ये जो है ये भी मामला चिंता का विषय है, और इस चिंता का आपके पास निवारण है। सरकार बाकी चीजों का जो हमने मसले उठाए उनकी चिंताओं का निवारण सरकार ने करना है, लेकिन यहाँ इस चिंता का निवारण आप करेंगे, और ये भी सरकार की चिंता का निवारण होगा बेसिकली। और आप मास्क लगा के रखिए, कोविड नियमों का जो दूसरा प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाए तो बहुत ज्यादा एहतियात बरतें आप, और बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो ना जाए। थैंक यू वेरी मच। जी शिखा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग हिमाचल प्रदेश। रेखा ठाकुर जी, 22 साल से कोई पोस्ट ही होम्योपैथिक डॉक्टर्स की, ये भी देखिए, ये भी है। आप जरा भेजिए विस्तार से पूरी जी, विस्तार से भेजिए जी, विस्तार से भेजिए जी। भाई 817 उठाया जी, जस्टिस फॉर हिमाचल प्रदेश में लगातार उठा रहे हैं जी। 817 IT, ठीक है जी, ठीक है जी। रविंद्र भारद्वाज जी, थैंक यू वेरी मच जी। पूजा ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए ना, अब पुलिस वाले तो नहीं कमेंट कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग आ रहे हैं ना, बाकी लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिद्दी ए टिंका जी, अनिल कुमार धीमान जी, मोबाइल नंबर तो मेरा सबके पास पहुंच गया जी अब, और बहुत से मैसेज आ गए। कल भी शाम तक जो है अब मैसेज आते थे, लेकिन अच्छी बात है, कोई आप लोग प्यार करते हैं तो ये मोबाइल नंबर वही है 9418042208। नहीं उठे तो मैसेज कीजिए, क्योंकि एक ही मोबाइल है, दूसरा मोबाइल रखा नहीं है। मैं भी आपकी तरह गरीब आदमी हूं। थैंक यू वेरी मच।